नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की एनालिसिस का। हमारा सबसे पहला न्यूज है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। तो हम इसमें जानेंगे क्या है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या इसकी क्रिटिकल एनालिसिस क्या है उसके बारे में। ये GS2 के पर्सपेक्टिव से, यानी जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पोर्शन है उसके पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अभी इसकी टारगेट को एक्सटेंड किया गया है। तो ये 2019 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका एम है एयर पोल्यूशन को टैकल करना। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका जो एम होगा वो होगा एयर पोल्यूशन को टैकल करना। इसकी कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहला है पर्टिकुलेट मैटर, जो कि PM10 और PM2.5 को घटाना, प्लस इसको 20% से घटाना, 20 to 30% बाय 2024। और इसी टारगेट को अभी रिसेंटली इंक्रीज कर दिया गया है कि इसको डिक्रीज करना है हमें बाय 40% बाय द ईयर 2026। यानी पहले जो हमारा टारगेट था वो था 20 to 30%, और इसका ईयर क्या था 2024, जो कि हमारा प्रेजेंटली चल रहा है। बट क्योंकि इसके टारगेट अभी तक हम अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो अभी इसकी टाइम को भी बढ़ा दिया गया है, इसके टाइम पीरियड को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, प्लस इसके टारगेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अब हो गया है 40%। तो इसका सक्सेस क्या रहा है स्कीम का, इसकी चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ये फेल हुआ है, इस चीज को देखते हैं। तो सक्सेस है कि NCAP हैज लेड टू इंक्रीज फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग विथ मोर सिटीज कवर्ड। बहुत सारी सिटीज हैं, करीब करीब 181 सिटीज हैं जिनको इस प्रोग्राम के अंडर कवर किया गया है। और उसमें काफी हद तक हमने देखा है कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंक्रीज करी गई है, और जो सिटीज हैं वो कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश किस हद तक सफल हुई है या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। आपने देखा होगा कई सिटीज में जो सेक्रेटेरिएट्स होते हैं या जो कलेक्टेरिएट्स होते हैं, वहां पर एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स लिखा होता है, क्या पोल्यूशन है, कितनी विजिबिलिटी है, ये सारी चीजें। तो इससे क्या होता है कि व्हेन पीपल सी इट, तो उनके जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, अगर विद इन 1 मंथ या विद इन 1 ईयर एयर क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब चीजों को जब लोग देखते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और लोग जो है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बाद कि इतने रिसोर्सेज को आपने यूज किया तो कैसे किया, और कैसे मतलब कि उसका कोई इम्पैक्ट आया या नहीं आया। Several cities have shown improvement in air quality with some exceeding the reduction targets. कुछ cities हैं जिन्होंने अपना टारगेट को एक्सीड भी कर लिया, और बहुत सारी सिटीज में हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं इस स्कीम के, जो कि हम आगे देखते हैं। द मीटिंग द एम्बिशियस टारगेट्स अक्रॉस ऑल सिटीज रिमेन्स अ चैलेंज। As of 2021-22, only a limited number of cities achieved their annual targets. जैसे 82 सिटीज ने 3 to 15% रिडक्शन देखा है PM10 में, और 49 सिटीज ने 15% रिडक्शन देखा है PM10 में इन गुड एयर क्वालिटी डेज। मतलब अगर आज PM10 का लेवल कंट्रोल में है, तो जरूरी नहीं है कि अगले 10 दिन के बाद भी ये लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट कंसिस्टेंट एफर्ट्स करे ताकि एक एवरेज जो पीएम का लेवल है वो मेंटेन हो सके। पीएम मतलब पर्टिकुलेट मैटर, जो कि बहुत छोटे 10 माइक्रोन साइज के जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको बोलते हैं PM10, और 2.5 माइक्रोन के जो होते हैं उनको बोलते हैं PM2.5। तो और ये इसीलिए इतना ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि देयर आर चांसेस कि ये हमारी बॉडी में एंटर बहुत इजीली कर सकते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो टारगेट करती है कि इस पीएम के साइज को हम डिक्रीज करने की कोशिश करें। सेकेंड चैलेंज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी स्पेसिफिक प्लान वैरीज, कि हर सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है।
जो प्लान दिल्ली में फिट करेगा सेम प्लान मुंबई में फिट नहीं करेगा और सेम प्लान बेंगलुरु में फिट नहीं करेगा, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसीलिए मुश्किल होता है इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना प्लस उनको मॉनिटर करना। Third is factors like vehicular emission, industrial pollution, and agricultural practices continue to contribute to the air pollution. कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर साल हम दिवाली के टाइम पे सुनते हैं कि स्टबल बर्निंग होता है और फायर क्रैकर्स की डस्ट की वजह से, कि स्मोक की वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो क्या हम स्टबल बर्निंग को रोक सकते हैं? डिस्पाइट इतने सारे मेजर्स के, डिस्पाइट लीगल मेजर्स के, अभी भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अपने क्रॉप को अपनी फील्ड को क्लियर करने के लिए स्टबल बर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों को रोका नहीं जा सकता है, जो और ये एक चैलेंज की तरह एक्ट करते हैं एनसीएपी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो आर्टिकल है इसमें 3 चीजों के बारे में बात हो रही है। पहला है एमिशंस इन्वेंटरी, दूसरा है एयर क्वालिटी मॉडलिंग और तीसरा है सोर्स अपॉर्शनमेंट। ये 3 चीजें क्या है इनके बारे में समझते हैं। पहला है एमिशंस इन्वेंटरी। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब में टर्म्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो टर्म है इससे आप क्या समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शनल और वाइटल बम्बार्डमेंट आया था लास्ट ईयर के पेपर में। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कि एमिशंस इन्वेंटरी क्या होता है, तो उसका वो क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स emitted फ्रॉम ऑल सोर्सेज विदिन अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कि एक टाइम के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम 10 दिन का समय ले लेते हैं कि 10 डेज में कितना पोल्यूशन हुआ है, किन किन सोर्सेज से पोल्यूशन हुआ है और क्या क्या एयर पोल्यूटेंट्स रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, और ये सब के सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज यानी कि मैक्सिमम कहाँ से, जैसे इंडस्ट्रीज से आ रहा है या व्हीकल से आ रहा है या एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो उसकी पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो होती है उसको बोलते हैं एमिशन इन्वेंटरी। तो एमिशन की इन्वेंटरी उसको बोलेंगे एमिशन इन्वेंटरी। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई मेजर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर्स एंड देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, कि कितना, और ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन जिस चीज से हो रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे और सबसे कम पोल्यूशन जिस भी सब्सटेंस से या जिस भी सोर्स से हो रहा है उसको सबसे एंड में लिखेंगे। नेक्स्ट है एयर सोर्स अपॉर्शनमेंट। This process builds upon the emissions inventory and analyzes the chemical composition of ambient air pollutants. जो अब emissions inventory हमने बना ली, उस emissions inventory के में जितने भी pollutants का नाम आया, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हम उसके बाद उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद इस केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो उसके सोर्सेज को डिटरमाइन करेंगे कि ये जो कंपोनेंट हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, और उस हिसाब से हमारी पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी जो है वो आगे बनाई जाएगी। तो एमिशंस इन्वेंटरी और सोर्स अपॉर्शनमेंट दोनों आपस में लिंक्ड है। पहले हम एमिशंस इन्वेंटरी बनाएंगे, फिर ही जाके हमारा सोर्स अपॉर्शनमेंट हो सकता है। वाइस वर्सा प्रोसेस नहीं हो सकता है कि पहले सोर्स अपॉर्शनमेंट कर दिया, बाद में देखेंगे कि एमिशंस इन्वेंटरी कैसे होती है। लास्ट होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडलिंग। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एक तरीके का इंडेक्स है जो मॉनिटर करता है एयर की क्वालिटी को, कि अलग अलग जो एमिशंस हैं, अलग अलग पोल्यूटेंट्स का लेवल क्या है उस तरीके से। तो वो एमिशंस इन्वेंटरी से डिफरेंट कैसे है? तो एमिशंस इन्वेंटरी में हम सोर्स भी लिखते हैं, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स में सोर्स नहीं होता है, सिर्फ कौन से पोल्यूटेंट का लेवल कितना है वो लिखा जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडलिंग यूजेस कंप्यूटर सिमुलेशंस टू प्रेडिक्ट पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर। यानी यहाँ हम टेक्नोलॉजी की यूजेज कर रहे हैं, किस लिए? तो पोल्यूशन की स्टडी करने के लिए। क्या क्या फैक्टर्स स्टडी करता है ये? एमिशंस डेटा को, वेदर पैटर्न्स को और टोपोग्राफी
ऑफ द एरिया को, कि अगर कोई सी साइड वाला एरिया है वहां कितना पोल्यूशन है, अगर कोई माउंटेनस एरिया है वहां पे कितना पोल्यूशन है, और उस हिसाब से कौन से पोल्यूटेंट का लेवल ज्यादा है, कौन से पोल्यूटेंट का लेवल कम है, इन सारी चीजों को हम मॉनिटर करते हैं। These models help forecast potential air pollution episodes and provide early warnings। जैसे कि जो अब मान लीजिए कि कोई डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में कौन सा ऐसा टाइम होता है जब वहां पे पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होता है, तो एयर क्वालिटी मॉडलिंग से इन चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कैसे एमसीएपी में ये चीजें हेल्प करेंगी? तो सबसे पहला एमिशंस इन्वेंटरी कैसे हेल्प कर सकता है? तो प्रायोरिटाइजिंग एक्शन। हमने क्या सीखा कि एमिशंस इन्वेंटरी जो है वो एक तरीके का लिस्ट है, जो कि पूरा जितना भी जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट है, और कौन कौन से सोर्सेज से वो पोल्यूटेंट्स आते हैं उसका एक लिस्ट है। तो हम उन सोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा पोल्यूट कर रही हैं तो इंडस्ट्रीज के पास जा सकते हैं। अगर व्हीकल्स ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं तो हम व्हीकल्स की जो नंबर्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग प्रोग्रेस। रेगुलरली अपडेटेड इन्वेंटरीज कैन ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल मेजर्स ऑन ओवरऑल एमिशन। कि अब एक टारगेट हमने ले लिया कि एक महीने में इतना पोल्यूशन कंट्रोल करना है, या स्मॉग टावर्स लगा दिए, या अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पोल्यूशन कंट्रोल करने का वो सब लगा दिया। उसके बाद एक महीने के बाद फिर से एमिशंस इन्वेंटरी बनाई, तो उसके बाद दोनों के कंपैरिजन करने से हमें पता चल जाएगा कि वेदर हमने कोई प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है। सोर्स अपॉर्शनमेंट कैसे हेल्प कर सकता है? तो टारगेटेड स्ट्रैटेजीज और रिसोर्स एलोकेशन। टारगेटेड स्ट्रैटेजीज मतलब, अब सोर्स अपॉर्शनमेंट क्या था कि हम उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, तो इससे स्पेसिफिक सोर्सेज जो हो हैं हमारे पोल्यूशन के उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को टारगेट कर सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन मतलब कि by understanding the relative contribution of different sources, NCAP can allocate resources efficiently for mitigation efforts। अब अगर सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज में से हो रहा है और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो हम सारी की सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक ही पैरामीटर अपना नहीं सकते हैं, और जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल का वो उसी हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। एयर क्वालिटी मॉडलिंग को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, को कैसे लेवरेज कर सकते हैं? तो अर्ली वार्निंग और सिटी स्पेसिफिक प्लान्स को बनाने में। तो हमने यही देखा था कि जो एनसीएपी है वो सिटीज को टारगेट कर रहा है। कुछ 181 सिटीज हैं जिनका जो कि हमारा टारगेट है, और ये सिटीज जो है वो अपना स्पेसिफिक प्लान्स बनाती है। और हमने क्या देखा कि जो एयर क्वालिटी मॉडलिंग है वो टोपोग्राफी के हिसाब से, वेदर पैटर्न के हिसाब से एयर क्वालिटी की मॉडलिंग करता है। तो क्या इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करके बेटर प्लान्स नहीं बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि इन तीनों चीजों को लेवरेज करना टू टुवर्ड्स द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएपी बहुत ज्यादा जरूरी है। तब कहीं जाकर के जो हमारा टारगेट है कि 40% तक रिड्यूस करना है PM10 और PM2.5 को, उसको हम अचीव कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ 2026। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नो फॉरेस्ट और एनिमल्स विल बी लेफ्ट इन इफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये जो न्यूज है ये लिंक्ड है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से रिलेटेड। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और उसके बॉर्डर्स को मॉडिफाई किया जाएगा, और इसी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटिशन चल रही है, और इस नोटिस को अभी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे रखा हुआ है कि इट इज नॉट अलाउड, कि गवर्नमेंट को ये परमिशन नहीं है अभी कि इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को वो डी नोटिफाई कर सकता है। तो हमने क्या सीखा कि जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो कहाँ लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है। और आसाम से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का सबसे मेजर अट्रैक्शन क्या है? वन हॉर्न
राइनोसेरस, और ये वन हॉर्न राइनोसेरस का IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। तो एक न्यूज से हमने कितनी सारी चीजें रिवाइज कर ली। पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है। आसाम का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल पाया जाता है? वन हॉर्न राइनोसेरस, और वन हॉर्न राइनोसेरस का IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को अब समझते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, आए दिन हम न्यूज में सुनते हैं कि कभी लेपर्ड का अटैक हो गया, या कभी घरों में लेपर्ड घुस गया। कोविड के टाइम में तो हम देखते थे कि जब लोग घर में रहते थे तो जानवर जो थे वो खुले सड़क पे आराम से घूम रहे थे। कई बार वो लोगों की खेतों में घुस जाते हैं, और ये एलिफेंट्स वगैरह के केस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इन केसेस में जो ह्यूमंस होते हैं वो इन एनिमल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, और उसी इंस्टेंस को बोलते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। और अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके रीजंस हम सब जानते हैं कि हैबिटेट जो है इन एनिमल्स का, वो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको एनक्रोच कर रहे हैं। तो अगर हम इनके घर में घुसेंगे तो ये हमारे घरों में भी घुसेंगे। दिस इज द रीजन कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर हमने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को टाइम से प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स नहीं लिए, तो एक समय ऐसा आएगा जब ना कोई जानवर बचेगा और ना ही कोई इंसान बचेगा। तो अब हाउ इज इट रिलेटेड टू पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? तो अगर इसके मान लीजिए कि इतना एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये अभी एट प्रेजेंट पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का एरिया है। अब इसको अगर डीनोटिफाई कर दिया गया, इस बॉर्डर को, और इसको घटा करके ये कर दिया गया, तो इंसानों को तो पता चल गया कि वो यहाँ तक जा सकते हैं। ह्यूमंस हैव अंडरस्टूड कि वो यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बनने लगी और बाकी सारा सेटलमेंट्स भी होने लगा। बट एनिमल्स जो यहाँ पे रहते थे, उनको कौन बताएगा कि भाई देखो अब तुम्हारा जो एरिया है उसको अब डीनोटिफाई कर दिया गया है, तो अब तुम इस तरफ नहीं आ सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो दैट इज वाई जो एनिमल्स हैं वो फिर भी इस तरफ आएंगे, क्योंकि ये उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है, और उसके बाद एमर्ज होगा फिर से एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। एंड यही रीजन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर स्टे लगा दिया है कि आप अभी इतना बड़ा डिसीजन अकेले नहीं ले सकते हैं। 46 इयर्स पहले इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को नोटिफाई किया गया था। तो 46 इयर्स से अगर कोई भी जानवर, पेड़ पौधे जो हैं वो सब वहां रह रहे हैं, तो अब उनके घर के साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे तो कहीं ना कहीं इट विल हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ह्यूमंस। कॉजेज क्या क्या है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, रिसोर्स कंपटीशन, मतलब जो रिसोर्स है, लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये लिमिटेड है, और उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए कंपटीशन है, एक तरफ एनिमल्स के बीच में और दूसरी तरफ ह्यूमंस के बीच में। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर समटाइम्स पॉइजन वाइल्ड एनिमल्स, इलेक्ट्रोक्यूशन और पोचिंग। ये सारी कॉजेज हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। क्या क्या लॉज हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं? तो पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जो कि लीगल प्रोटेक्शन देता है वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को। और दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, जो कि रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट को, जो कि फॉरेस्ट पर है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। तो जो जानवर हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं, और जो लोग ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रहते आए हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि कभी भी जो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उनके साथ नहीं होता है जो लोग ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रहते हैं, बल्कि उनके साथ होता है जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे हमारे आपके जैसे लोग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज ह्यूमन बींग्स, एज सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, हम सेंसिटिव हों जानवरों के प्रति, क्योंकि हमारी तरह उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो अगर कुछ समझते भी हैं तो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट टू अस। So it is very important कि we adopt a sensitive attitude towards them. क्या क्या हम कर सकते हैं इनके लिए? तो हैबिटेट कॉरिडोर डेवलपमेंट, की अगर दो फॉरेस्ट हैं उनके बीच में एक कॉरिडोर बना दिया जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में ना आए,
और उनकी मूवमेंट को इजीली फैसिलिटेट कर सकें। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जो लोग हैं उनको इस चीज को समझाना होगा कि अगर कभी जानवर आपके खेत में या आपके घरों में आ भी जाए तो जब तक आपको ऐसा ना लगे कि ये अब आपकी लाइफ के लिए किसी तरीके का कोई खतरा है तो उसकी लाइफ के साथ आप छेड़खानी ना करें। Compensation schemes providing timely compensation for crop damage or livestock loss can lessen animosity towards the wildlife। कई बार ऐसा होता है कि जानवर जो है वो खेत में घुस गए, उन्होंने जो भी फसल थी वो खा लिया और उसके बदले लोग उन्हें मार देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एडिक्वेट और टाइमली कंपनसेशन दिया जाएगा तो शायद उनके मन में जो एनिमोसिटी है टुवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ वो कम हो जाएगी। Next is improved infrastructure, building electric fences with proper insulation and exploring alternative deterrents for elephants। कि अगर हम alternative deterrents यूज करें जिससे कि elephants का या किसी भी और एनिमल का फॉरेस्ट में या एग्रीकल्चरल लैंड्स में घुसना हम कर्व कर सकें। Next is sustainable agricultural practices, promoting practices that minimize wildlife attraction like using natural repellents। कई बार ऐसा होता है कि जो अगर आप कुछ ऐसी चीजें यूज करें जैसे कुछ फाउल सा स्मेल या ऐसा यूज किया गया था कि एक बी बॉक्स टाइप का कुछ यूज किया गया था कहीं पे किसी फॉरेस्ट में किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे जिसमें कि बीज की साउंड आती थी, बस बीज को यूज नहीं किया गया था बट बीज का जो बजिंग साउंड है वो आता था जिसकी वजह से जो एनिमल्स थे वो वहां आने से डरते थे। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो भी हम कर सकते हैं। नेचुरल रेपेलेंट्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिससे जानवर जो है वो अपने आप ही फॉरेस्ट में आने से पहले सोचें और फॉरेस्ट में एंटर ना करें। Stricter anti-poaching measures. Deterring poaching helps maintain healthy wildlife populations and reduces conflict due to competition for resources। कि कई बार जो लोग हैं वो पोचिंग करते हैं। पोचिंग मतलब कि जो एनिमल्स हैं उनका इलीगल तरीके से उनको हंट करना और उसके बाद उनका ट्रेड करना। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमें जरूरत है कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्टर मेजर्स और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो इन measures का। Last is resource and monitoring. Continuous research on animal behavior and conflict hotspots is crucial for developing effective mitigation strategies। कि कहीं पर अगर बार बार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो उन केसेस में उन जगहों पर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर रिसर्च किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये है पवितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का मैप जो कि आसाम में लोकेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और ये हमारा पवितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ लोकेटेड है ये? तो फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर पे इन द डिस्ट्रिक्ट मोरीगांव इन द स्टेट ऑफ आसाम। और यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसिरस की हाईएस्ट डेंसिटी और सेकेंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है और बाकी अदर फ्लोरा एंड फौना भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी और मेंस एग्जाम के लिए भी। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पवितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस एग्जाम के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है REITs and INVITs mobilized 1.3 lakh crores over the last 4 years shows RBI data। क्या है ये रिट्स और इनविट्स, इस चीज को समझते हैं। तो रिट्स का मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनविट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अब जब आप पैसे कमाते हैं तो एवरीबडी वांट्स कि उनका जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। हमने सुना है हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि कहीं जमीन खरीद लेते हैं या किसी कोई फ्लैट ले लेते हैं, तो ये होता है रियल एस्टेट। कहते हैं ना रियल एस्टेट का रिटर्न्स बहुत अच्छा होता है, तो कई बार अगर पैसे जमा हो गए तो मन किया तो फ्लैट खरीद लिया या लैंड खरीद लिया। तो रियल एस्टेट, अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है। फ्लैट्स वगैरह खरीदना तो फिर भी आसान होता है, बट जो बड़े बड़े रियल एस्टेट होते हैं जैसे मॉल्स,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इन सब में इन्वेस्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि करोड़ों का खर्च होता है इस पे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एक ट्रस्ट सेटअप किया जाता है। वो ट्रस्ट क्या करता है कि अलग अलग लोग आकर के इस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेंगे, और वो लोग जो हैं उस ट्रस्ट में जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये माना जाएगा कि उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मॉल है, उस उसको बनाने के लिए एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेटअप किया गया। अब ये ट्रस्ट क्या करेगा कि ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ये लोगों से कलेक्ट करेगा, तो अलग अलग लोग अब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये मॉल जो है इसके शेयर जो होंगे वो इन लोगों के पास अब रहेंगे। यानी ये जो लोग हैं जिन्होंने इस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया है वो सारे इस मॉल के ओनर्स कहलाएंगे। तो अल्टीमेटली जो ये लोग हैं इन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। तो बहुत, तो इससे क्या होगा कि अगर 100 लोग मिल करके हजार हजार रुपए देंगे या 10-10 हजार रुपए देंगे तो इजिली बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, और इससे जो लोग हैं उन पर भी बहुत बड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा, और इस जो मॉल है या जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका भी कंस्ट्रक्शन इजी हो जाएगा, एंड द पीपल विल ऑल्सो हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दिस इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कि invest in completed and income generating commercial real estate properties like office buildings, shopping malls and hotels. At least 80% of the assets must be income generating properties. कि ऐसा नहीं है कि अब कोई लॉस मेकिंग प्रॉपर्टी है उसको एक ट्रस्ट बना दिया और उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया और पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गया, नहीं। गवर्नमेंट का ये रूल है कि कम से कम 80% ऑफ द एसेट्स ऐसे होने चाहिए उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो कि इनकम जनरेटिंग हो। अब इस चीज को समझिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज ले सकता है, जैसे कोई शॉपिंग मॉल हो गया या कोई होटल हो गया, कोई ऑफिस हो गया, या बहुत सारे होटल्स का चेन हो गया। तो एटलीस्ट अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मान लीजिए एक्स नाम का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एक्स रीट, तो उस एक्स रीट में अगर 10 होटल्स हैं तो उस 10 में से एटलीस्ट 8 होटल्स ऐसे होने चाहिए जो कि इनकम जनरेटिंग हो, प्रॉफिट जनरेटिंग हो, तभी जाकर के इस रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप इन्वेस्टमेंट लोगों से ले सकते हैं। Up to 20% can be invested in under construction properties, debt instruments और government securities। कि ये जो 80% है उसके अलावा 20% जो है वो बाकी की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्ट हो सकता है। लास्ट मस्ट डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ द इनकम एज डिविडेंड टू द इन्वेस्टर्स। कि जो 90% ऑफ द इनकम है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट डिविडेंड की तरह दिया जाएगा। और ये जो चेंजेस हैं ये अभी रिसेंटली 2023 के बजट में करी गई हैं कि रीट्स और इनविट्स में क्या चेंजेस होंगी, और बहुत ही कम 10,000 और 15,000 के प्राइस पे आपके अमाउंट पे आप इन रीट्स और इनविट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इट इज अ वेरी अफोर्डेबल एंड रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स किनको कहते हैं? तो छोटे छोटे हमारे आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्ट क्या होता है? तो इन्वेस्ट इन ऑपरेशनल एंड इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे हाईवेज, टोल्स, रेलवेज। तो रेलवेज मतलब रेल्स नहीं, जो रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर मेट्रो स्टेशन, ये सारी चीजें, तो इनको हम बोलते हैं इन्वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब जो ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो रियल एस्टेट के लिए बनाया जाएगा तो उसको बोलेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होगा तो उसको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। Similar to REITs, they must distribute a significant portion, around 90% of their income as dividends to the investors. क्या क्या बेनिफिट्स है REITs और InvITs की? तो सबसे पहला लिक्विडिटी,
कि investors can easily buy and sell units on stock exchanges, offering greater liquidity compared to directly owning real estate or infrastructure projects. अब आप सोचिए, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके बाद उसको खरीदने में बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आता है। फिर जब उसको सेल करने की बारी आती है तो आपको किसी ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ता है या कुछ और तरीके से आप जाकर के अलग-अलग लोगों को अप्रोच करते हैं। उसके बाद अगर आज सोचा तो हो सकता है 6 महीने के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बिक जाएगी या आप उसको इजीली सेल कर पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसमें मान लो अगर मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो कितनी इजीली वो 100 रुपए मेरे को वापस मिल जाएंगे, वो होता है लिक्विडिटी। जैसे हमारे बैंक्स में जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड होते हैं कि अगर मेरी सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे हैं वो अगर मैं आज के आज निकालना चाहूं तो बहुत इजीली मैं उनको निकाल सकती हूँ, बिकॉज दे ऑफर मैक्सिमम लिक्विडिटी। वैसा ही होता है रिट्स और इनविट्स के साथ कि अगर आज मेरा मन किया कि मैंने जो शेयर्स लिए हैं उनको मुझे सेल आउट करना है तो इजीली मैं स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जा करके उनको सेल करके अपने पैसे वापस ले सकती हूँ और किसी तरीके का कोई झंझट झमेला उसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट इज रेगुलर इनकम। डिस्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम रेंटल इनकम और टोल कलेक्शंस प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम कि टाइम टू टाइम ये जो रीट्स और इनविट्स हैं ये यूजर को या इन्वेस्टर को रिटर्न्स देती रहती है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। REITs and InvITs are managed by experienced professionals ensuring efficient operation of the underlying assets. ऐसा कहा जाता है कि जो अगर आपकी किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब होगी तभी ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा, बट जनरली क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोग एक्सपर्ट्स जो है वो इसको मैनेज करते हैं इसीलिए इसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं और जो रिस्क है इससे एसोसिएटेड वो काफी कम होते हैं। Last is portfolio diversification. Investors can diversify their portfolio by including real estate and infrastructure assets along with traditional stocks and bonds. कि हम ट्रेडिशनली किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं या बॉन्ड खरीद रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी के इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें भी हम कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। कि जितना ज्यादा आप अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे उतने ही चांसेस हैं कि जो लॉस है वो कम होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने किसी एक कंपनी के शेयर्स में अपने सारे पैसे जो हैं इन्वेस्ट कर दिए, अगर गॉड को बिड्स वो कंपनी कल को डूब जाती है या रिटर्न्स नहीं दे पाती है तो मेरे सारे पैसे डूब गए। वहीं अगर 3 अलग अलग कंपनीज के शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया तो देर आर हाई चांसेस कि मे बी अगर एक कंपनी से रिटर्न्स नहीं भी मिल रही हैं तो बाकी 2 कंपनी से रिटर्न्स मिले, या किसी एक कंपनी में अगर बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स हैं तो बाकी कंपनीज में नॉर्मल रिटर्न्स हो। इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एंड जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इस चीज को ध्यान में रखें कि कभी भी किसी एक सोर्स में अपना सारा एसेट को इन्वेस्ट ना करें बल्कि अलग अलग सोर्सेज में जाकर के उसको डाइवर्सिफाई करें। कौन रेगुलेट करता है इन रीट्स और इनविट्स को? तो सेबी रेगुलेट करता है। कैसे? तो रीट्स को रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014, और इनविट्स को सेबी इनविट्स रेगुलेशन 2014। और 2014 में ही पहली बार इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए रीट्स और इनविट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखते हैं आज के एडिटोरियल्स। द कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम नेबूचादनेजार टू नेतन्याहू। अब ये जो आर्टिकल है हमारा, ये है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट या ईरान इजराइल की जो हॉस्टिलिटीज अभी हमें देखने को मिल रही हैं उससे रिलेटेड। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल लेवल पे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के लिए, इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि ये अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाती है तो लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होते देर नहीं लगेगी। और हम सब जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हर कंट्री जो है वो आपस में इन्वॉल्व हो जाएगी इस सिचुएशन में। और जो ग्लोबल पीस का सिचुएशन है या जो ग्लोबल
सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया जाए एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। तो ये जो आर्टिकल है हमारा, ये हिस्ट्री के बारे में बात करता है कि इजराइल और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू कहाँ से हुई। तो अगर आप चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ईरान और इजराइल या इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कभी हम एक सेपरेट वीडियो में एड्रेस करेंगे। बट फिलहाल के लिए समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल का, जिसमें ईरान और इजराइल अभी दोनों एक दूसरे पे अलग अलग तरीकों से अटैक्स कर रहे हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर एंड फॉर इंडिया। तो सबसे पहला है पोटेंशियल इजरायली रिस्पॉन्स कुड एस्केलेट रीजनल टेंशंस। अब इस मैप को देखिए, ये हमारा मिडिल ईस्ट का मैप है जो कि मोस्ट वल्नरेबल एरिया माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ की जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में काफी हद तक हमें देखने को मिलती है। ये हो गया हमारा इजराइल और ये हो गया हमारा ईरान। बट इसके अलावा भी यमन में या सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, टर्की में, सीरिया में, इन सब जगहों पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कभी ना कभी देखने को मिलती हैं, चाहे वो सिविल वॉर से रिलेटेड हो या मिलिट्री कू से रिलेटेड हो। तो बहुत जरूरी है कि इस एरिया की स्टेबिलिटी को बनाए रखा जाए। और ये जो मैप है हमारा, ये यूपीएससी और बीपीएससी या स्टेट पीसीएस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेड सी हो या गल्फ ऑफ एडन हो, मेडिटेरेनियन सी हो, ब्लैक सी हो, कैस्पियन सी हो, ये पूरा मैप आपको अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे छाप के रखना है कि अगर कोई नींद में भी उठा के पूछे कि सीरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है या इराक के आसपास कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है, तो आप उसका जवाब इजीली दे पाए। तो ये जो एरिया है मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इसकी, यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स सबसे ज्यादा है। क्यों यहाँ पे ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा है? क्योंकि ये जो एरिया है पूरा, ये सी साइड पे लोकेटेड है, तो सी जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है। और ऑयल के बिना हम जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल भी चल नहीं सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस एरिया की स्टेबिलिटी को बना के रखें। प्लस एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स जो है वो इस एरिया में लोकेटेड है। तो इनकी स्टेबिलिटी को बना के रखना भी पूरी वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस एरिया की स्टेबिलिटी हम बना के रखें। तो क्योंकि अगर इस एरिया में इतनी इंस्टेबिलिटी रहेगी तो देयर आर हाई चांसेस कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। अब समझिए, ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए या एनर्जी सेक्टर के लिए या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, हर एक सेक्टर के लिए एक बैकबोन की तरह एक्ट करता है। और अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, मतलब ऑटोमेटिकली इन सब चीजों की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, विच इन टर्न विल लीड टू इन्फ्लेशन। और ये जो इन्फ्लेशन होगा ये बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक तरीके से सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा कि कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल्स का वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होंगी। इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जरूरी है कि हम समझें इस चीज को। तो पहला तो है कि अगर जिस हिसाब से ईरान अटैक कर रहा है, इजराइल भी उस हिसाब से अगर रिस्पॉन्ड करने लगा, तो देर आर हाई चांसेस कि जो बाकी एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मैप को देखें तो ईरान और इजराइल के बीच में जॉर्डन भी लोकेटेड है और इराक भी लोकेटेड है और सऊदी अरेबिया भी लोकेटेड है। तो अब ये तो होगा नहीं कि यहाँ से अगर मिसाइल्स जाएंगी तो वो सीधा सीधा करके ईरान को, इजराइल को ही हिट करेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो इराक में या जॉर्डन में या सऊदी अरेबिया में कहीं पे मिसगाइड हो जाए या वहां पे हिट करें। तो ये हो सकता है कि इन दो कंट्रीज की फाइट में दूसरी कंट्रीज इसमें एंटर करें और रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाए।
Next is threat to oil supplies. As the third largest supplier of crude oil within OPEC, Iran's tensions with Israel could disrupt global oil supplies. कि ईरान जो है वो दुनिया का मतलब ओपेक का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है. ओपेक इज ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो अगर ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऑयल सप्लाईज जो ग्लोबली है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो सकती है. नेक्स्ट इज राइजिंग इन्फ्लेशन एंड कैपिटल फ्लाइट. जियोपॉलिटिकल टेंशंस could drive up commodity prices including crude oil and metals, leading to global inflation, and investors may shift towards safer assets like gold, triggering capital outflows from riskier markets like Indian stocks. जब ऐसा होता है कि ग्लोबली जो मार्केट होती है या ग्लोबली जो सिचुएशन होती है वो उतनी पीसफुल नहीं होती है, तो वो कंट्रीज जहां पे कि वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये टेंशन, उन कंट्रीज से कैपिटल फ्लाइट देखने को मिलता है. कैपिटल फ्लाइट मतलब जो लोगों ने बाहर की कंट्रीज में हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल आउट करने लगते हैं. और ऐसा जब होगा कि ऑयल सप्लाईज की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा मतलब इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी. और जब ऐसी इंस्टेबिलिटी आएगी तो दिस लीड्स टू क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. इसीलिए इंपॉर्टेंट है इस एरिया के पीस को बनाए रखना. नेक्स्ट इज ट्रेड एंड ट्रैवल डिसरप्शंस. हम न्यूज में सुनते हैं कि शिप्स को सीज कर लिया गया, उसमें जो सामान था या जो लोग थे उनको सीज कर लिया गया. जो क्रूज मिसाइल्स क्रूज वगैरह क्रूज शिप्स होती हैं उनको. तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं जो ट्रेड सप्लाईज हैं वो हैम्पर होती हैं. अब इंडिया के लिए ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि बोथ ईरान एज वेल एज इजराइल के साथ हम कॉर्डियल रिलेशन शेयर करते हैं. इजराइल के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग है, ईरान के साथ हमारी एनर्जी पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग है. तो बहुत जरूरी है कि हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बैलेंस बना के चलें और एक मिडिल पाथ अपना के चलें ताकि दोनों में से कोई भी जो दोनों में से किसी के साथ भी जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. क्या हम कर सकते हैं? तो एडवोकेटिंग फॉर सस्टेनेबल सीज फायर एंड टू स्टेट सोल्यूशन. पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या होता है. तो जब किसी भी कंट्री को, जैसे अभी हम इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को ही दो अलग अलग स्टेट्स बनाना होगा फ्रॉम द सेम एरिया विच इजराइल इज कंट्रोलिंग. कुछ ऐसा है हमारे इजराइल का मैप. तो इसी में इजराइल और पैलेस्टीन के लिए अलग अलग एरिया डिमार्केट करना होगा और इसी को बोला जाता है टू स्टेट सोल्यूशन. तो बहुत क्योंकि ग्लोबली टू स्टेट सोल्यूशन ही प्रपोज्ड सोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट का. भले ही दोनों ही कम्युनिटीज चाहे वो इजरायलीज हो या पैलेस्टीनियंस हो इस चीज पे अग्री नहीं करती हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि हम ग्लोबल नेगोशिएशंस करके इस चीज पे उनको अग्री कराने की कोशिश करें. नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी. कहा जाता है ना कि कोई भी ऐसा मसला नहीं होता है जो बात करके सुलझाया नहीं जा सकता है. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि चाहे वो इजरायलीज हो या पैलेस्टीनियंस हो या ईरानियंस हो या अरेबियंस हो, सब आपस में एक दूसरे से बात करें और किसी भी मुद्दे पर के सोल्यूशन पे निकले. क्योंकि अगर हम वायलेंस करते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ तो वो एक नेवर एंडिंग साइकिल हो जाएगा जिसमें एक ने फायर किया फिर दूसरे ने फायर किया एंड इट विल लीड टू अ ग्लोबल क्राइसिस. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम बात करके सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश करें. एड्रेसिंग कंसर्न्स और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. इजराइल जो है वो भी न्यूक्लियर पावर है एंड ईरान जो है वो भी कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर है. भले इट हैज नॉट formally declared itself as a nuclear power, but informally everybody knows कि it is having nuclear capabilities. तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए जिसमें आसपास की कंट्रीज पे नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज एम्फसाइजिंग रीजनल कोऑपरेशन. जो बाकी की कंट्रीज हैं जैसे कि सीरिया, टर्की, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सबको आकर के इनिशिएटिव्स लेने होंगे
ताकि कंट्रीज के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में एक पीसफुल रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सके। और अगर वो पीसफुल रिलेशन नहीं भी पॉसिबल है तो एक स्टेटस को मेंटेन हो जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने से पहले था, ताकि जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट इज प्रपोजिंग अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर द मिडिल ईस्ट, कि ग्लोबली जो पावर्स हैं, जैसे ग्रुप्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस या यूरोपियन यूनियन, इन सबको मिल करके एक लॉन्ग टर्म विजन तैयार करना होगा जो कि मिडिल ईस्ट में कंटिन्यूअसली पीस को मेंटेन कर सके। क्योंकि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हमें हर कुछ सालों में देखने को मिलती है कि जैसे ही स्टेबिलिटी आने लगती है वैसे ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है और फिर से वहां की पीस जो है वो खतरे में आ जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लॉन्ग टर्म विजन जो इन कंट्रीज को गाइड करे वो हम बनाएं, ताकि यहाँ पर पीस को रिस्टोर किया जा सके। लास्ट इज एडवोकेटिंग फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। जैसे कि यूएसए ने कोशिश करी थी कि इजराइल की रिलेशंस जो बाकी की अरब कंट्रीज हैं अदर देन ईरान, जैसे सऊदी अरेबिया या यूएई, बहरीन, इन सब के साथ इनके रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाए थ्रू अब्राहम अकॉर्ड। और हमने देखा था कि इस अकॉर्ड के तहत रिलेशंस जो थे वो नॉर्मल हो भी रहे थे। बट आफ्टर दिस इजराइल हमास एंड इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, फिर से अब हम वापस से उसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो बहुत जरूरी है कि एक मल्टी सेक्टोरल स्ट्रैटेजी हम बनाएं जो कि अलग अलग कंसर्न्स को वैलिडेट करता हो, अलग अलग कंसर्न्स को एड्रेस करता हो और एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। एक बार फिर से देखिए, ये जो मैप है ये हमारा इजराइल है, ये जॉर्डन है, सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, ओमान, यमन, इजिप्ट, टर्की, ये सारे एरियाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो इसमें से कम 10-15 क्वेश्चन तो पिछले कुछ सालों में आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। द इंडियन सीफेरर डिजर्व्स बेटर इन चॉपी हाई सीज। यहाँ बात हो रही है इंडियन सीफेरर्स के राइट की। कौन होते हैं सीफेरर्स? तो सीफेरर्स वो लोग होते हैं जो कि सीज में काम करते हैं और ट्रैवल करते हैं, जो कि शिप्स पे रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इनकी राइट्स को हम ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के अनडिस्टर्ब रहने के लिए इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हर दिन हमें सुनने को मिलता है कि कभी पायरेट्स से तो कभी दूसरी कंट्रीज से इनको किसी ना किसी तरीके का खतरा होता है। कई बार इनके शिप्स को जो पायरेट्स हैं वो सीज कर लेते हैं या दूसरी कंट्रीज सीज कर लेती हैं। तो ये आर्टिकल इसी बारे में बात कर रहा है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली रेजोल्यूशन प्रपोज किया है ताकि इंडियन सी फेयरर्स के राइट को हम सिक्योर कर सकें। तो क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, इस चीज को देखते हैं। तो पहला है अनइक्वल प्रोटेक्शन। Seafarers on foreign flagged vessels might have limited access to same level of protection as compared to those on Indian ships. मतलब अब एक मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि एक शिप है जो इंडोनेशिया का है और दूसरा शिप है जो इंडिया का है। दोनों में जो सीफेरर्स हैं वो इंडिया के ही हैं। तो जो इंडिया के शिप पर सीफेरर्स होंगे, हो सकता है उनको जो प्रोटेक्शन मिले वो ज्यादा मिले, एंड जो इंडोनेशिया के शिप पे सीफेरर्स होंगे उनको जो प्रोटेक्शन है वो कम मिले, क्योंकि दोनों अपने अपने डोमेस्टिक लॉज से गवर्न होते हैं। इसीलिए जरूरी है। और इंडिया की रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छी होगी और इंडोनेशिया की नहीं होगी, तो अगर इंडोनेशिया की शिप को किसी एक्स कंट्री ने सीज कर लिया तो इसमें जो इंडियन सीफेरर्स हैं उनको भी नुकसान होगा और बाकी के सीफेरर्स को भी। ठीक है, अब नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं। वर्क कंडीशंस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनफेयर वेजेस एंड इनएडिक्वेट लिविंग कंडीशंस ऑन बोर्ड सम शिप्स कैन बी अ हार्श रियलिटी। जो कि हम देखते हैं कि ये लोग, अब कोई आपको अगर कह दे कि साल के 6 महीने या साल के 8 महीने आपको पानी में रहना है, पानी में इन द सेंस शिप पे रहना है, तो इज इट पॉसिबल? और वहां पे भी 24 घंटे में से 20 घंटे आपको काम करना है या 16 घंटे आपको काम करना है, जिसके लिए एडिक्वेट कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये इन सी फेयरर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है।
Next is exploitation by manning agencies. Unethical practices by some manning agencies can trap seafarers in unfair contracts or leave them stranded without proper support. इस आर्टिकल में बात की गई है ईरान के बारे में कि कई बार ऐसा होता है कि ईरान जो है वो इंडियन शिप्स को सीज कर लेता है और उसके बाद उसमें जो सीफेयरर्स होते हैं उनको वो अल्योर करता है फॉर बेटर वर्क कंडीशंस, बेटर वेजेस, बट वो चीज उनको एक्चुअली में मिलती नहीं है। दूसरे होते हैं पायरेट। सबने वो मूवी देखी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। तो पायरेट्स कौन होता है? समुद्री डाकू जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पायरेट्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि शिप्स पे जो सामान होता है उसको सीज कर लेते हैं, जो लोग होते हैं सीफेरर्स उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों को टैकल करें, जिसके लिए प्रॉपर लॉज होना, प्रॉपर रूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या इनके पास राइट्स एंड प्रोटेक्शंस है? तो सबसे पहला मर्चेंट शिपिंग एक्ट और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग provides a framework for ensuring fair wages, working hours, living conditions and social security. बट नेशनल लॉज जो होती हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते और वही एमर्ज होती हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस। और इंडिया ने अभी मैरिटाइम लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ही अपील करी है कि इन सीफेयरर्स की कंडीशन को हमें सुधारने की जरूरत है और वहां पे हमने रेजोल्यूशन भी प्रपोज किए हैं। तो इंडियाज रैटिफिकेशन ऑफ द मैरिटाइम लेबर कन्वेंशन गारंटीज minimum international standards for all seafarers, including minimum wage, working hours, health and safety, leave entitlement, and decent accommodation. क्या वे फॉरवर्ड हो जाएगा? तो स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट, इम्प्रूव ट्रेनिंग, वेलफेयर इनिशिएटिव्स एंड एथिकल मैनिंग एजेंसीज। इन सब चीजों को यूज करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो सी फेयरर्स हैं उनकी राइट्स को हम प्रोटेक्ट करके रखें। लास्ट न्यूज है हमारा द रियलिटी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। हम जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014। और इसका क्या गोल था? तो 2 फेजेस में हमारा स्वच्छ भारत मिशन आया था। पहला था 2014 टू 19 जो कि था SBM 1.0। दूसरा है 2019 टू 2024 जो कि है SBM 2.0। तो जो 1.0 था उसका मेन जो एम था वो था हर एक सिटी को ODF बनाना, हर एक स्टेट को ODF बनाना, हर एक विलेज को ODF बनाना। ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री। और जो SBM 2.0 है उसका है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये एम है कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए वो एकदम रोबस्ट होना चाहिए, एकदम एफिशिएंट होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में इसी बारे में बात करी गई है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है जिसमें द गवर्नमेंट क्लेम्स कि इंडिया हैज बिकम 100% ODF बाय 2019 वो किस हद तक सही है या सही नहीं है। बट इस आर्टिकल में हम देखते हैं कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को कवर किया गया है, बट क्योंकि हमें एक क्रिटिकल एनालिसिस देखना है तो हमें पॉजिटिव्स भी देखने होंगे और नेगेटिव्स को भी समझना होगा। अचीवमेंट्स क्या क्या है SBM 1.0 के? ड्रामेटिक इंक्रीज इन टॉयलेट्स। SBM 1.0 सक्सेसफुली कंस्ट्रक्टेड अ massive number of toilets over 90 million, significantly reducing open defecation. अब अगर गवर्नमेंट कह रही है कि 100% अचीव कर चुके हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि हमने 0% अचीव किया होगा और उसको हम 100% कह देंगे। बट हाँ, हमने करीब करीब 90 मिलियन हाउसहोल्ड्स में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए हैं और इट इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज, मतलब बहुत बड़ा इंक्रीज है ये और ये बहुत बड़ा सक्सेस है इस मिशन का। नेक्स्ट इज मेनी रूरल एरियाज अचीव ODF स्टेटस, इंप्रूविंग सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, कि कोई भी इंसान वहां पे ओपन में डेफिकेट करते हुए नहीं पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे ये देखने को मिला है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल change. The mission raised awareness about sanitation practices leading to a cultural shift in communities. हम सब ने वो मूवी देखी है टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसमें जो
दादाजी होते हैं, जो दादी होती है, वो कहते हैं कि हम घर में टॉयलेट्स नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि ये हमारे घर को अशुद्ध कर देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं और उन्हीं लोग में जरूरत है बिहेवियरल चेंज लाने की, जो कि हम मूवी के एंड में देखते हैं कि उनमें बिहेवियरल चेंज आता है। वैसे ही करके और भी लोगों में बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है। चैलेंजेस क्या क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स, क्वालिटी इश्यूज, एक्विटी कंसिडरेशंस और लिमिटेड स्कोप। यानी कि जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो किस हद तक यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज को हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, उनकी क्वालिटी जो है वो सही से कंस्ट्रक्शन हुआ है नहीं हुआ है, जो मटेरियल्स यूज किए गए हैं वो सही से यूज किए गए हैं, वो टॉयलेट्स प्रॉपर फंक्शनिंग भी है या नहीं है, या सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है। इन सब चीजों को मॉनिटर करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। Equity considerations मतलब accessibility and usage might vary across community, particularly for the marginalized groups. कि जो लोग हैं वो, अगर आपने दो विलेजेस A और B में जो टॉयलेट्स हैं वो बनवा दिए, A में जो लोग हैं वो बहुत हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं और B में जो लोग हैं वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि A में ODF होने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी और B में है जो कम होगी, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इक्विटी का। अगर 10-10 टॉयलेट्स दोनों जगह बनाने थे तो ऐसा हो सकता है कि A में 15 टॉयलेट्स बनाए गए हों और B में 5 ही टॉयलेट्स बना दिए गए हों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हम कर रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो अक्रॉस ऑल द communities. Last is limited scope. Solid waste management remained a secondary concern needing more attention. तो क्योंकि ये 2019 तक हमारा बड़ा टारगेट ये नहीं था। पहला टारगेट था हमारा ODF, सेकेंड होता है ODF प्लस और तीसरा है ODF प्लस प्लस। ODF में मतलब कोई भी ओपन डेफिकेशन नहीं करता हुआ पाया जाएगा, ओपन डेफिकेशन। ODF प्लस मतलब ओपन डेफिकेशन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ODF मतलब नो ओपन डेफिकेशन। दूसरा है ODF प्लस जो कि सेकेंड स्टेज है, इसमें नो ओपन डेफिकेशन प्लस नो ओपन यूरिनेशन। तीसरा है ODF प्लस प्लस कि यहां पे ना तो ओपन डेफिकेशन होगा, नो ओपन डेफिकेशन प्लस नो ओपन यूरिनेशन प्लस सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तीनों जब हम अचीव कर लेंगे किसी भी विलेज के लिए, तब जाके कहा जाएगा कि SBM 1.0 और SBM 2.0 के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो SBM 1 था उसका जो स्कोप था वो काफी लिमिटेड था। तो SBM 2 क्या है? 2020 से लेकर के 2025 तक इसका जो अप्रोच है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, जो इंक्लूड करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इम्प्रूव सैनिटेशन वर्कर कंडीशंस को। और ये जो है ये एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि एक एक करके टारगेट करने से बेटर था कि आप साइड बाय साइड वेस्ट मैनेजमेंट भी करते और टॉयलेट कंस्ट्रक्शन भी करते। तो जो कि अभी हमारा जो सेकंड SBM है उसमें हमने सुधार किया है। यही होता है ना कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने की जरूरत है, which the government did in its second part. Next is focus on sustainability. The emphasis on fecal sludge management and wastewater treatment highlights the need for long-term solution. कि अब अगर टॉयलेट्स बन गए बट जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, जो वेस्ट वाटर है उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे टॉयलेट्स बनाने का। अगर वो वेस्ट वाटर जा करके फ्रेश वाटर से मिक्स हो जाता है, ग्राउंड वाटर से मिक्स हो जाता है, तो दैट कैन लीड टू सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, दैट कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचें कि अगर हम टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका वेस्ट डिस्पोजल कैसे होगा, वाटर ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में भी पूरा सोच करके किसी प्लान को बनाया
जाए। Next is improved design. A focus on sustainable and ecological sanitation practices might address earlier quality concerns. कि पहले जो डिजाइन थे उनको हम और सुधार के और इकोलॉजिकल डिजाइन और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को अगर यूज करेंगे तो बेटर हो सकती हैं चीजें। Last is livelihoods and sanitation workers. Efforts to improve the working conditions and safety for sanitation workers is a positive step. कि ये जो है ये भी एक तरीके का सक्सेस है कि पहले SBM 1 में सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके वर्किंग कंडीशंस के बारे में किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं किया गया था। बट जो SBM 2.0 है उसमें हम सैनिटेशन वर्कर्स के हेल्थ को, उनकी लाइफस्टाइल को भी कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल चैलेंजेस कि क्या क्या चैलेंजेस हैं SBM 2.0 में, ये भी हमें समझना जरूरी है। पहला है फंडिंग कंस्ट्रेंट्स. एलोकेटेड बजट्स माइट बी इनसफिशिएंट फॉर अचीविंग एम्बिशियस वेस्ट मैनेजमेंट गोल्स अक्रॉस वास्ट जियोग्राफीज, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया की जो रैंकिंग है या इंडिया का जो लेवल है वो अभी ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो काफी कम है। हम अभी वेस्ट मैनेजमेंट में हमने बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं किया है। तो जितना फंड एलोकेट किया गया है हो सकता है कि वो एडिक्वेट ना हो जितना वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज बिहेवियरल चेंज परसिस्टेंस. Sustaining behavioral change around sanitation and waste disposal requires ongoing public education efforts. आपने देखा होगा कि घर पे जो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए भैया आते हैं वो आते हैं, फिर भी जो लोग हैं वो रोड पे कचरा फेंक देते हैं या कोई ओपन फील्ड है वहां पे कचरा फेंक देते हैं। तो इसी को कहते हैं बिहेवियरल चेंज कि जब तक आप लोगों के अंदर इस चीज को इनकलकेट नहीं करेंगे कि वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक ऐसे मिशंस बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बिहेवियरल चेंज को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Last is urban focus. While SBM 2.0 includes urban components, ensuring proper implementation in densely populated areas remains a challenge. जो एरियाज बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, वहां पे इस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और चीज जो इस आर्टिकल में बोली जा रही है वो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। जो ऑथर है उनका कहना है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो लास्ट रिलीज हुई थी उसमें 180 कंट्रीज में जो इंडिया का रैंक था वो बिल्कुल लास्ट पे था, यानी कि 180 था। तो यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और वर्ल्ड में सबसे पीछे है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, कितने टाइम में निकलता है, इन चीजों को हम याद रखें। तो ये एक बाई एनुअल सर्वे है या इंडेक्स है, यानी हर 2 साल पे निकलता है और कौन लेके आता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लेके आता है, येल सेंटर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के। और 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि 11 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं उस पे ये 180 कंट्रीज को रैंक करता है। जब ये इंडेक्स आई थी तो द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग कि जो इनकी मेथोडोलॉजी है दैट इज फॉल्टी, बट दैट डज नॉट मैटर वेदर इनकी मेथोडोलॉजी फॉल्टी है या क्या, बट व्हाट मैटर कि अगर वाकई में हम इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे हमारा परफॉर्मेंस इतना खराब है तो क्या जो हमारे गोल्स हैं इन्वायरमेंट को लेकर के उसको हम सही टाइम में अचीव कर पाएंगे या नहीं। बट वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो उसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या याद रखना है, तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कितने सारे टाइम पर आता है, तो हर 2 इयर्स पे आता है। और कौन लेके आता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता है, येल सेंटर प्लस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के। आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सब्सक्राइब करिए सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल को, जहां आपको इसका पीडीएफ रेगुलरली मिल जाएगा। और बाकी के वीडियोस के लिए देखते रहिए सर्वोदय आईएएस का यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।